अतीत की किसी बड़ी राजनीतिक घटना का वर्तमान समय में विश्लेषण करने पर कई चीज़ें स्पष्ट होकर उभरती हैं। कुछ कदम जो इतिहास में मंजूर नहीं किए जाते और जिसके खिलाफ रोष जताया जाता है, वो चीज़ें आने वाले दौर में अभ्यस्त सी हुई जान पड़ती हैं। 1975 में लगा आपातकाल भी भारतीय इतिहास की एक ऐसी बड़ी घटना है जिसका मूल्यांकन समय समय पर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये मूल्यांकन किस आधार पर हो, ये प्रश्न थोड़ा जटिल है। लेकिन एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में उसके संस्थाओं का मूल्यांकन इस कठिन प्रश्न का जवाब हो सकता है। जब आपातकाल के 46 बरस बाद 2021 में हम पीछे मुड़कर उन परिस्थितियों को देखते हैं तो उस दौर में खींची गई सारी लकीरें स्पष्ट नजर आती हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने अपने कुछ विश्वस्त सलाहकारों की राय पर रातों रात देश में आपातकाल लगाया तो उस वक्त भारत की जनसंख्या तकरीबन 60 करोड़ के आसपास थी, जो 2021 आते आते 135 करोड़ के पार चली गई है। यानी देश की करीबन 80 करोड़ के लगभग जनसंख्या ने इमरजेंसी के उस दंश को झेला ही नहीं जिसमें नागरिक अधिकार अपने हाशिए पर थे। तो आपातकाल के बाद की पीढ़ी के लिए लोकतंत्र को लगे आघात को समझने के लिए उस समय की स्थितियों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाएं आखिर इस दौर में क्या कर रही थी और क्या इनमें से किसी ने खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। गुजरात से शुरू हुआ नवनिर्माण आंदोलन, जिसमें एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने बढ़ी हुई हॉस्टल मेस की फीस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आंदोलन अन्य राज्यों में भी फैला, जिसमें बिहार प्रमुख था। लेकिन इस आंदोलन को एक विश्वस्त चेहरे की तलाश थी जो जयप्रकाश नारायण के रूप में पूरी हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में लिखते हैं कि जेपी ने उस समय तक खुद को राजनीति से दूर कर लिया था और केवल वो सर्वोदय और भूदान आंदोलन को समय दे रहे थे। किताब में वो लिखते हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर वे उनसे जनवरी 1974 में मिले और उनसे छात्रों का नेतृत्व करने को कहा, जिसे जेपी ने स्वीकार कर लिया। जेपी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, यह क्रांति है। हम यहाँ केवल इसलिए नहीं आए कि बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए। यह केवल लंबी यात्रा में पहला मील का पत्थर होगा। हमें काफ़ी आगे जाना है। आज़ादी के 27 बरस बाद भी देश में लोग भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय के शिकार हैं। हम केवल संपूर्ण क्रांति चाहते हैं और कुछ नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 1971 से 1974 का समय निर्विवाद रूप से उनकी लोकप्रियता का चरम था। लेकिन उसी समय समाजवादी धड़े के राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया और अदालत में चुनौती दे दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के तहत 2 गड़बड़ियों में इंदिरा को दोषी पाया। पहला, इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मंच के लिए लगी बिजली लेने में सरकारी अधिकारियों की मदद ली और दूसरा, पीएमओ में कार्यरत अधिकारी यशपाल कपूर की चुनाव प्रचार में मदद ली गई। 28 वर्ष पुराने लोकतंत्र में सिद्धार्थ शंकर रे, संजय गांधी, आर.के. धवन जैसे इंदिरा गांधी के कुछ विश्वस्त लोगों की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर और देश में आंतरिक अशांति का हवाला देकर लोगों से उनके मूलभूत अधिकारों को छीन लिया गया और इसकी आड़ में विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच इंदिरा गांधी लगातार संविधान में संशोधन करती रही, जो 39वें, 40वें और 41वें संशोधन के रूप में सामने आया। राजनीतिक बंदियों को इस दौर में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं था, जिसके तहत वो अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकते थे। लेकिन एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में इस घटना का विस्तार से जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा, 7 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने 43 बंदियों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की इजाज़त दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और आदेश दिया कि किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वह हिरासत में लिए जाने के बाद उसे चुनौती दे। शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ में ए.एन. रे, एच.एम. वेग, वाई.वी. चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती और एच.आर. खन्ना शामिल थे। इस पीठ ने 4-1 से फैसला दिया जो इंदिरा गांधी के पक्ष में था। लेकिन जस्टिस खन्ना ने विरोध में फैसला देते हुए कहा था कि व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता का हर हाल में बने रहना जरूरी है। 2017 में निजता के अधिकार पर फैसला सुनाते वक्त
जब संविधान पीठ एडीएम जबलपुर केस से गुजरी तो वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उस वक्त लिया गया फैसला ठीक नहीं था। एडीएम जबलपुर मामले पर फैसला सुनाने वाली बेंच के सदस्य रहे पीएन भगवती ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा था कि ये फैसला सही नहीं था और उन्होंने खुद को इसका दोषी भी माना। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया संतोषजनक नहीं था और अदालत इमरजेंसी के दौरान फेल हो गई। जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने 2011 में एक फैसले में भी कहा था कि 1976 के उस फैसले ने लोगों के मूलभूत अधिकारों को छीनने का काम किया। इमरजेंसी के दौर में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही, उसने अपने फैसलों के जरिए लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की, जो कि उसका काम था। उसे लेकर आज तक सवाल किए जाते हैं। मीडिया को नियंत्रित करने का काम कमोबेश हर सत्ता अपने अपने तरीके से करती रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार अपने तरीके से प्रसारित सामग्री की निगरानी करती आई है। हालांकि मीडिया के कुछ संगठनों जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति भी जताई है और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया है। बीते सालों में ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं जब पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। कुछ जानकारों का ये मानना है कि हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान प्रेस को कुचल कर किया था। लेकिन अगर लौट चलें आपातकाल के दौर के मीडिया की तरफ, तो ऐसी घटनाओं की पूरी श्रृंखला है जिसमें सत्ता को लेकर कोई सवाल ना कर सके, ये सुनिश्चित किया गया था। कुलदीप नैयर अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखते हैं कि 25 जून की आधी रात को ही अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इस पर अधिकारियों ने सफाई दी कि पावर हाउस में गड़बड़ी आ गई थी। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा आई.के. गुजराल से लेकर विद्याचरण शुक्ला को दे दिया गया, जो संजय गांधी के विश्वस्त लोगों में से थे। शुक्ला ने सेंसरशिप की बागडोर अपने हाथों में ले ली, जिसके बाद प्रेस सेंसरशिप का एक भयानक दौर शुरू हुआ। अखबारों के छपने से पहले उसकी सामग्री पर नजर रखी जाने लगी। कमोबेश पूरा मीडिया ही इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक हो चुका था, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। इस पर लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, मीडिया को झुकने को कहा था तो वो रेंगने लगा। न केवल भारतीय पत्रकार बल्कि विदेशी पत्रकारों पर भी इमरजेंसी की गाज गिरी। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि विदेशी संवाददाताओं को उनकी खबरों के लिए गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें देश से निकाला जाने लगा। सबसे पहले द वाशिंगटन पोस्ट के लेविस एस सिमंस थे, जिन्होंने संजय गांधी एंड हिज मदर नाम से एक लेख लिखा था। बीबीसी के मार्क टली को भी देश छोड़ना पड़ा। वहीं 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर चुनाव की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई ने सत्ता संभालते ही मई 1977 को जस्टिस जेसी शाह के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया, जिसका काम आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच रिपोर्ट सौंपना था। लंबी जांच पड़ताल के बाद आयोग ने पाया कि आपातकाल की घोषणा से पहले किसी सरकारी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना नहीं बताई गई थी। यहां तक कि गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। शाह रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रपति को गुमराह करके उनसे हस्ताक्षर कराए गए और सरकारी स्तर पर बार बार झूठ प्रसारित किया गया। शाह कमीशन ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र से झुग्गी झोपड़ियों को जबरन हटाया गया और सैकड़ों लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें केरल के कलिकट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के छात्र पी राजन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। केरल सरकार ने हाईकोर्ट में खुद इस बात को कबूल किया था। इमरजेंसी के दौर को संवैधानिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट का भी दौर कहा जा सकता है। बहुमत के साथ चुनकर आए नेता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे थाम दिया, ये सवाल वर्तमान दौर में लगातार उठता रहता है कि क्या लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। ये लंबी बहस है और इस पर गंभीरता से चिंतन की ज़रूरत है।